हुआ है ना? रिकॉर्डिंग हुआ है सर? स्टार्ट। हाँ सर। अच्छा, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। तो सर आज हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल लॉ एंड लेबर लॉ का क्लास चल रहा है। लेबर लॉ कंप्लायंस या फिर इंडस्ट्रियल लॉ, जो भी नाम से बोलो एक ही बात है। सीए इंटर एंड सीएमए इंटर एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव में एसबीईसी मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है वहाँ पर लेबर कंप्लायंस के हिसाब से आपको इंडस्ट्रियल लॉ एंड लेबर लॉ का जानकारी चाहिए, और सीएमए इंटर में इसको इंडस्ट्रियल लॉ के नाम से पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, कहीं पर भी किसी भी नाम पे पढ़ाया जाए या, लेकिन आपको इंडस्ट्रियल लॉ एंड लेबर लॉ में नॉलेज गैदर करना होगा। जैसे कि आप सबको याद होगा सर, लास्ट वीक हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था, याद है क्या? हाँ सर, फैक्ट्रीज है एक्ट। सर। मैंने नोट शेयर किया था फैक्ट्रीज एक्ट का या नहीं? अगर नहीं किया तो प्लीज़ मुझे याद दिलाना, मैं कर दूंगा। है सर। कर दिया था ना? ओके, ठीक है सर। तो चलो सर, आज फैक्ट्रीज एक्ट नहीं, आज दूसरा एक्ट है। बहुत सारा एक्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, तो मैं आज वही बाकी जो लॉ है इंडस्ट्रियल लॉ में उसको लेके चर्चा करूंगा। तो आज का चर्चा का विषय है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉ है, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट कि इतना समझो कि लोगों की रोजी रोटी का बात है। तो गेस कर सकते हो मैं किस लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ? लोगों की रोजी रोटी का बात है। कौन सा एक्ट का बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल लॉ में? बोलो सर, जल्दी बोलो, किस पे आइडिया आएगा? कुछ तो आइडिया लगाओ। रोजी रोटी, हाँ सर। कौन से एक्ट में ये रोजी रोटी का कॉन्सेप्ट बताया गया है? ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें लोगों का रोजी रोटी इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है क्या? वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट। दो वेजेस में दो आता है, एक आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और एक आता है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मैं आपको 1948 का मिनिमम वेजेस में आज बात करूँगा, ठीक है। 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। अगर आप सीएस में भी देखोगे वहाँ पर भी आपको मिनिमम वेजेस एक्ट है, लेबर लॉ का एरिया है, जानना तो पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में बात कर लिया था, आज मैं आपके बात करने जा रहा हूँ सर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पे। हाँ सर, तो जैसे कि मैं आपको बोला रोजी रोटी का बात है, तो आज पूरा ओवरव्यू देंगे आपको, ठीक है। पूरा कंप्लीट ओवरव्यू ले लो ताकि आप ईच एंड एवरी पॉइंट पे, जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट में ओवरव्यू लिया था ना कंप्लीट डिटेल्स में, वैसा ही फिर आप इंस्टीट्यूट के मैथ्स को फॉलो करो, बहुत आसान लगेगा, ठीक है सर। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों है, किस लिए है, क्यों लाया गया है, और क्या अपग्रेडेशन हो रहा है इस लॉ के अंदर, ये सारा चीज़ आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। ज्योति, गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग सर। तो ज्योति, हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में डिस्कशन करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर के अंदर सीएस लेवल में और सीएमए में इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट के अंदर ये एक्ट पढ़ाया जाता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? हर एक्ट के पीछे रीज़न तो ज़रूर होगा, कोई एक्ट ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना मन हुआ और लॉ बना दिए, ऐसा तो होता नहीं है ना। हर लॉ के पीछे कुछ वजह होता है। तो इस लॉ के पीछे का वजह क्या है? इसका पीछे का वजह है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। हाँ सर, कुछ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, मतलब स्पेशली आप लोगों को पता ही चल रहा है कि जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में बात हो रहा था, लेबर लॉ का बात है ये जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं ये बेसिकली लेबर लॉ है ना, लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। इंडस्ट्री में लेबर के बिना इंडस्ट्री कैसे चलेगा? तो ये लेबर जहाँ पर भी काम करते हैं उनके वेजेस, ठीक है, बात वेजेस का हो रहा है, सैलरी का तो नहीं कर रहा है ना। तो वेजेस किस तरह से फिक्स किया जाता है, या फिर किसको कितना वेजेस देना चाहिए, कितना कम से कम वेजेस देना चाहिए,
वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम मिनिमम वेजेस, मैक्सिमम कितना भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम वेजेस तो कुछ दो। तो उसके बारे में गवर्नमेंट लेवल में क्या सिचुएशंस है, क्या अपग्रेडेशन है, ठीक है, और क्या जितना अपग्रेडेशन है क्या वो सफिशिएंट है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर। जितना अपग्रेडेशन है, मतलब जो भी हो आज के डेट में, जो भी मिनिमम वेजेस है, क्या वो सफिशिएंट है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, है ना। मिनिमम वेजेस जितना दिया जाता है क्या वो सफिशिएंटली दिया जाता है, बिग क्वेश्चन, ऑब्वियसली बिग क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग स्नेहश। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा मैं डिटेल्स, एक्ट का डिटेल्स थोड़ा ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्स में एक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा। Just a second. एक सेकेंड, पेमेंट ऑफ वेजेस, क्या इसके अंदर ही मिनिमम वेजेस है? नहीं, इसके अंदर तो नहीं होगा पेमेंट ऑफ वेजेस, उससे पहले होगा मिनिमम वेजेस। दिस वन, ओके सर। मिनिमम वेजेस एक्ट, तो ये काफ़ी डिटेल्स में आपको वेजेस एक्ट के बारे में पता चलेगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर तो आएंगे बाद में, बट उससे पहले पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देख लो। Sir, Minimum Wages Act 1948 is an act of parliament concerning Indian labor law that sets the minimum wages that must be paid to skilled and unskilled labor. स्किल्ड लेबर को भी एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों को कितना वेजेस पेमेंट करना चाहिए, उसके बारे में ये लॉ है। सर ये वेजेस इतना ज़रूरी एक है, मतलब इसके बारे में मैं आपको बस एक सिंपल चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ वेजेस देने से ही नहीं होगा। वेजेस का कुछ देने का कुछ पैरामीटर भी होते हैं। सर पैरामीटर इन द सेंस, मतलब आप जब किसी को वेजेस दोगे, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो लोग CS एग्जीक्यूटिव लेवल में कॉन्स्टिट्यूशंस का क्लास स्टार्ट किया मैंने आज सुबह, मतलब संविधान का पूरा डिटेल्स चल रहा है, आज मंडे मॉर्निंग को ही हो रहा है अभी आज से, तो स्पेशली एग्जीक्यूटिव लेवल में सबको जानना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल्स में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द लिविंग वेज। लिविंग वेज मतलब एक मतलब आप जीने के लिए कितना वेजेस चाहिए, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिविंग वेज, that is the level of income for a worker which will ensure a basic standard of living, a basic standard of living including good health, dignity, comfort, education and provide for any contingency। मतलब किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में वो अपने आप को सपोर्ट दे पाए, इतना वेजेस तो देना चाहिए। सो वेरी बिग वर्ड सर, वेरी बिग वर्ड, मतलब लॉ तो बहुत अच्छे से बोल दिया, बट क्या सिचुएशंस रियल में सच में ऐसा है? दिस अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया कि लिविंग इंक्लूडिंग गुड हेल्थ, मतलब सिर्फ जीने से नहीं होगा, एक गुड हेल्थ में जीना है, डिग्निटी के साथ जीना है, कंफर्ट लेवल के साथ जीना है। कंफर्ट मतलब लग्जरी नहीं, एक बेसिक लेवल ऑफ कंफर्ट चाहिए। एजुकेशन, सबको शिक्षा प्राप्त करने का मौका हो, और प्रोवाइड फॉर एनी कंटिजेंसी, जैसे कि हेल्थ रीजन, और सबसे बड़ा कंटिजेंसी तो वही होता है इंसान के लिए, ठीक है। एनी फ्यूचर कंटिजेंसी, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, कोई हेल्थ सिचुएशंस, कोई हेल्थ रीजन हो गया, ठीक है। हाउएवर, to keep in mind an industry's capacity to pay, the constitution has defined a fair wage. Fair wage is that level of wage that not just maintains a level of employment but seeks to increase it, keeping on perspective the industry's capacity to pay। समय के साथ साथ जैसे जैसे इंडस्ट्री का भी रोजगार बढ़ेगा, वैसे वैसे वेजर मतलब लेबर का भी पेमेंट ज्यादा होना चाहिए, है ना। ड्यू टू एन अनजस्ट अटेंशन टुवर्ड्स द डिकेड्स ओल्ड लॉ, इट इज नाउ एक्सप्लॉइटेड बाय मेजर बिजनेसेस टू
अंडर पे देयर एम्प्लॉइज, मतलब लॉ में चेंजेस ना लाने के कारण प्रॉब्लम समझो, अगर लॉ अपडेट नहीं होता है, अगर लॉ अपडेट नहीं होता है तो बिजनेसमैन बेनिफिट उठाते हैं, है ना, बिकॉज बिजनेसमैन सिंपल ये एक जुगाड़ लगा लेते हैं, कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, भाई लॉ में जितना है मैं तो उतना ही दे रहा हूँ। जैसे एक सिंपल बात आपको करता हूँ, आप लोग अगर CA प्रोफेशन के साथ हो, सभी कोई आई नो, सो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जब हम लोग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते थे, ठीक है, उन दिनों आर्टिकल ट्रेनिंग के लिए मिनिमम जो स्टाइपेंड अमाउंट था वो 1000 रुपीज था। सर ये बहुत ही अनजस्ट है, इसलिए बिकॉज जब एक फार्म में एक आर्टिकल ट्रेनिंग काम करते हैं, हम मानता हूँ कि ट्रेनिंग का मौका मिलता है, दैट्स अ वेरी मतलब बहुत ही एडवांटेज है, बिकॉज जो चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो ये आप प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा आपको। इट्स रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CA एजुकेशन। नाउ पॉइंट इज दैट जैसे CA के केस में पुराने दिनों का बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2010 उस दौरान का बात कर रहा हूँ, 10-12 के आसपास के टाइम का, तो उन दिनों 1000 रुपीज एक आर्टिकल का स्टाइपेंड एज पर गवर्नमेंट रूल मिनिमम। तो बहुत सारे फार्म क्या बोलता था कि भाई इंस्टीट्यूट के रूल के हिसाब से पे कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग लेवल में फर्स्ट 2-3 मंथ्स में ऐसा ही फेस किया था, बट बाद में जब स्किल के हिसाब से देखा तो मेरे को ज़्यादा पे किया, वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट इज दैट एक मतलब आर्टिकल ट्रेनिंग आप एक एक फार्म में सुबह 10 से लेके शाम को 5-6 बजे तक एक फार्म को सपोर्ट देता है, असिस्टेंट देता है, ठीक है, 1000 रुपीज मतलब समझ में नहीं आता। इंस्टीट्यूट को कुछ सोचना चाहिए था कि 1000 रुपीज सीरियसली बहुत ही लो है एज पर द टाइम, है ना, अगर ये बात अगर 90s के जमाने में होता तो बात समझ में आता था, पर 2010, 12, 13 ऐसे ड्यूरेशन पीरियड में 1000 का मिनिमम वेजेस सीरियसली टोटली अनजस्ट है। तो बाद में उसको अपग्रेड करके 3000 किया गया, ठीक है, लेटेस्ट अभी 3000 मिनिमम है। CA में बहुत अच्छा देता है सर, मिनिमम 8000 का CMA का मिनिमम, ठीक है सर। स्टाइपेंड ठीक है, 8000 स्टाइपेंड इज ओके। अब स्किल के हिसाब से ज्यादा मिलता है, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट का, जब आप फार्म में काम करते हो तो इंडस्ट्री में काम करते हो तो बहुत सारे एम्प्लॉयर ज्यादा ऑफर करते हैं, पहले 3-4 महीना शायद आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर जब आपके अंदर कैपेसिटी देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको बोलेंगे भाई मेरा ये बहुत सारा काम है, आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ देखोगे तो फिर आपको एक बेसिक जॉब की तरह ही मिलता है, ठीक है, मतलब किसी किसी केस में 10, 15, 20,000 भी मिलता है। और अगर बिग फोर जैसे फार्म हो, मतलब लाइक नेशनल इंटरनेशनल लेवल लाइक PwC, KPMG या JP मॉर्गन जैसे हो, ठीक है, मेरे को उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था, तो अगर आपका नॉलेज है और अगर आप बिग फोर जैसे फार्म में गए हो सर एज ए आर्टिकल ट्रेनिंग, सो 20, 25, इवन 30,000 उससे भी ज्यादा कहीं कहीं के बार मिल जाता है। सो पेमेंट इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ये बस एक आर्टिकल ट्रेनिंग के हिसाब से CA में प्रोफेशन में देखने का एक बहुत बड़ा एरिया है। CS में भी मोटा मोटी उन दिनों 5000 के आसपास कम से कम देता था, आजकल उससे ज्यादा देते हैं सर, अभी एग्जैक्टली गाइडलाइंस मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह का सिस्टम बना हुआ होता है, लेकिन ये वेजेस एक्ट के अंदर नहीं है, ओके, बिकॉज ट्रेनिंग कोई वेज मतलब लेबर नहीं होता, ठीक है, तो वो तो ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, मतलब मैं आपको बस एक आइडिया जनरेट करने के लिए दिया, ये बात आप शेयर किया मैं, जो एक आर्टिकल ट्रेनिंग को ये देखना पड़ता है सर, मतलब ये एक तरह का एक्सपीरियंस होता है उनको कि भाई इतना कम दे रहा है लाइक दैट। सो जब एक लेबर अपने फैमिली के लिए काम करता होगा, ठीक है, अपने फैमिली का पेट भरने के लिए काम करता है, शौक से कोई काम नहीं करता, सब रोजी रोटी पेट भरने के लिए लोग काम करते हैं सर, ये हार्डकोर ट्रूथ है, ठीक है, शौक से काम करना बहुत रेयर बात है कि भाई मेरा शौक है मैं करता हूँ, एक सर्टेन टाइम तक शौक होता है, बट उसके बाद वो शौक नहीं रहता, वो जरूरत में पूरा हो मतलब तब्दील हो जाते हैं, ये बहुत ही हार्डकोर ट्रूथ है सर। मतलब जो आर्टिस्ट है वो भी एक टाइम टाइम तक शायद आर्ट उसके लिए शौक बना होगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आर्ट को अगर सेल ना कर पाया या फिर उसको कमर्शियलाइज नहीं कर पाया तो फिर उसका रोजी रोटी में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, सभी के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट बी देयर। नाउ concept is that Indian Constitution has defined living wage, that is the level of income of for a worker which will ensure a basic standard of living, including good health, dignity, comfort, education, and provide for any contingency. However, to keep in mind, industry's capacity to pay Constitution has defined a fair wage. Fair wage is that level of wage that is not just maintains a level of employment, but seeks to increase it, keeping the perspective the industry's capacity to
pay. Due to an unjust attention towards the decades-old law, it is now exploited by major businesses to underpay their employees. तो ये अच्छा बात नहीं है ना. यही रीजन था जब वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन चालू हुआ था. वेस्ट बंगाल का जो डिग्रेडेशन है इंडस्ट्रियल लेवल में, जिस तरह से वेस्ट बंगाल एक टाइम पे इंडिया को लीड करता था, आज ठीक उसका ऑपोजिट हो गया है. मतलब ऑपोजिट प्रॉपरली ना भी हुआ बट हुआ है. मतलब जो जिसको और आगे बढ़ना चाहिए था, बिकॉज वेस्ट बंगाल काफी आगे था, लेकिन उस हिसाब से वो डे बाई डे पीछे गया है बिकॉज ऑफ सम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम, ये सब चीजें. इन पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट मस्ट सेट एन ईयरली वेज चेंज जस्ट लाइक कंट्रीज इंटरनेशनली डू. बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज, बड़े बड़े डेवलप नेशंस, स्पेशली डेवलप नेशंस का ही बात करूंगा, जो रेगुलर बेसिस में ये वेजेस चेंजेस करते हैं समय के साथ, स्पेशली हाइक करते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है. उस दिन सब्जी मंडी पे गया था, मतलब हर कोई जाते होंगे, आप लोग भी जाते होंगे, तो मैं भी गया था सब्जी बाजार. मंडी बोलने से मतलब बाजार का कॉन्सेप्ट है, तो बाजार गया तो सब्जी बाजार में एक बुजुर्ग आए थे मार्केटिंग का, मतलब सब्जी लेने के लिए. तो उन्होंने ऐसे बोला कि 500 टाका 500 रुपीज आजकल चिल्लर की तरह हो गया. मतलब एक्चुअली सब्जी वाले को 500 का नोट दिया तो बोला सभी कोई 500 दे रहा है. तो फिर वो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो थे वो बोल रहा है आजकल 500 तो चिल्लर की तरह हो गया. मतलब हर 2-2 मिनट में 500 का खर्चा हो जाता है. मतलब कुछ भी खरीदने जाओ 500 कुछ भी नहीं है. एक टाइम था जब 500 टाका रहने से कम 15 दिन 20 दिन खाना खाया जा सकता था. अब और मैंने भी ये बात गौर किया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पापा से जब मुझे 100 रुपीज़ मिलता था, पापा बोलता था जा बाजार जाके सब्जी लेके आ. तो 100 रुपीज़ सब्जी लेने के बाद भी ना 10-20 रुपया पॉकेट में रख लेता था. हाँ, पापा को बोलता था कि 10 टाका बच गया है, तो देता नहीं था, बस बोल देता था. आप लोग भी करते होंगे ना. पॉइंट इज दैट कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है जब 500 से भी कुछ नहीं होता. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब 500 लेके जाओगे, सब्जी लाओगे, कुछ फ्रूट्स लाओगे, एक ही दिन में खत्म. ये सब सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो. क्या मेरा एक्सपीरियंस सही है? जो भी बोल रहा हूँ मैं, जो भी प्रैक्टिकली देख रहा हूँ वही बोल रहे सर, बोलो. हाँ सर, किसी का भी आवाज नहीं है, सब कोई गायब हो गया क्या? हाँ सर. ओके सर, ठीक है, सही है. सही है ना. Now, concept is that to achieve this in the first session during November 1948, the Central Advisory Council appointed a tripartite committee of fair wage. Now, this committee came up with the concept of minimum wage. 1948 में ये चीज first time मैटर को उठाया गया. This committee came up with the concept of minimum wage. मतलब ब्रिटिश जाने के जस्ट बाद ही ये कॉन्सेप्ट देश के अंदर उठाया गया, which not only guarantees bare subsistence and preserves efficiency, but also provides for education, medical requirement and some level of comfort. Education का जरूरत पूरा करने का हक सबको है, मेडिकल रिक्वायरमेंट का जरूरत बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है सर, और सम लेवल ऑफ कंफर्ट, सम लेवल ऑफ कंफर्ट. हाँ, एसी फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन नहीं रे बाबा. आजकल एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन लग्जरी नहीं है, कंफर्ट है, इवन फॉर मिडिल क्लास आल्सो. बट ये जो सम लेवल ऑफ कंफर्ट में एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन नहीं है. एटलीस्ट फैन, हाँ, घर पे गर्मी लगे तो कम से कम फैन का तो हवा खाने को मिले. डे बाई डे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो बेसिक लेवल ऑफ कंफर्ट. तो इंडिया इंट्रोड्यूस द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, गिविंग बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट jurisdiction in fixing wages. The act is legally नॉन बाइंडिंग बट स्टैट्यूटरी. जरूरी नहीं एकदम मतलब बाइंड करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, बट स्टैट्यूटरी है, फॉलो करना है. पेमेंट ऑफ वेजेस बिलो द मिनिमम वेज रेट अमाउंट्स टू फोर्स लेबर. अगर आप मिनिमम वेज से कम वेज किसी को भी पेमेंट करके काम कराओगे, इसका मतलब ये होगा कि आप उसको जबरदस्ती काम करा रहे हो, रूल करा रहे हो, फोर्स लेबर कहलाएगा. वेज बोर्ड्स आर सेट अप टू रिव्यू इंडस्ट्रीज कैपेसिटी टू पे. वेज बोर्ड ये भी देखेगा इंडस्ट्री का कितना पे करने का कैपेसिटी है, मतलब भाई कितना कमाते हैं
और कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट का कितना परसेंटेज ऑफ इनकम वो लेबर को दे सकते हैं, इसके लिए वेज बोर्ड भी बिठाया गया और ये वेज बोर्ड देखता है सच दैट दे एटलीस्ट कवर। एक्चुअली सीएमए का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बिकॉज वो लोग फैक्ट्री लेवल में रहते हैं। फैक्ट्री लेवल में सीएमए का ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, वेज बोर्ड में सीएमए का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कॉस्टिंग करके आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना प्रॉफिट है, कितना कॉस्ट है और कितना मिलना चाहिए। सो wage boards are set up to review the industry's capacity to pay and fix minimum wages such that they at least cover a family of 4's requirement। 4 जन की फैमिली का रिक्वायरमेंट पूरा कर पाए इतना तो होना चाहिए। रिक्वायरमेंट मतलब कैलोरी, जितना कैलोरी का खाना वो कैलोरी का खाना मिलना चाहिए, है ना, मतलब जितना एक सफिशिएंट कैलोरी माना जाता है। शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल असिस्टेंस एंड बेसिक एंटरटेनमेंट। हाँ, बेसिक एंटरटेनमेंट कम से कम किसी कोई मूवी में हॉल में जाके मूवी देखना, कम से कम 100 टका का टिकट काट के, हाँ सर, 50-100 जो भी टिकट का कॉस्ट हो उतना टका का टिकट। अरे आइनॉक्स पीवीआर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लेक्स का बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक सिनेमा हॉल, ठीक है, कम से कम उतना एंटरटेनमेंट का मौका मिले। अंडर द लॉ वेज रेट्स इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट डिफर अक्रॉस स्टेट्स, सेक्टर्स, स्किल्स, रीजियंस एंड ऑक्यूपेशंस गोइंग टू डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मतलब सबके लिए एक न्यूट्रल वेज एक्ट इंडिया जैसे कंट्री में जो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री सर। वर्ल्ड में आप पूरा दुनिया भर में चले जाओ, मैं आपको बोलता हूँ, आपको अगर मौका मिले आप जरूर जाना, पूरा दुनिया घूम के आओ। अगर भारत जैसा डाइवर्स कंट्री आपको मिल जाए तो आप मुझे बताना। अलग अलग रीजन, अलग अलग सोच लोगों का, अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ठीक है, अलग अलग तौर तरीके। ऐसे कंट्री में एक मतलब सिंगल वेज रेट फॉलो करना रियली टफ, इतना भी इजी नहीं है। और लेकिन इतना डाइवर्स होने के बाद भी एक नेशन कॉन्सेप्ट भारत में है। सीरियसली सर, इतना डाइवर्स है भारत, ठीक है, इतना ज्यादा डाइवर्स। हर 5 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर में, हर 5-10 किलोमीटर में लोगों का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। हाँ, मतलब लैंग्वेज का टोन बदल जाते हैं। अब सिंपल बंगाल के अंदर ही मैं बताता हूँ आपको मैं मुझे बंगाल के बारे में ज़्यादा इसलिए पता है बिकॉज आई नो यहाँ का लोकल कॉन्सेप्ट। आप अभी मानो कि कोलकाता में हो, ठीक है, अब कोलकाता से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर हावड़ा क्रॉस करके चले जाओ, मतलब हावड़ा चले जाओ आप, ठीक है, लैंग्वेज अलग हो गया, मतलब दैट इज ऑल्सो बंगाली बट टोन अलग हो जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा। जो लोग हावड़ा से या हावड़ा रिलेटेड एरिया से बिलोंग करते हैं उनको पता है। अब थोड़ा सा साइड में आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ सागर की तरफ, लैंग्वेज बदल जाएगा। अब हावड़ा से और 15 किलोमीटर पीछे चले जाओ, ठीक है, जंगल साइड में, तो जंगल एरिया, मिदनापुर, झाड़ग्राम एरिया, लैंग्वेज बदल जाएगा, दैट इज ऑल्सो बंगाली बट अगेन लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। सो इतना 10-15 किलोमीटर वाइज चेंज। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम साइड में जाओगे, वहां तो सर 15 किलोमीटर छोड़ छोड़ के एक दूसरे का लैंग्वेज तक नहीं समझ पाते, मतलब क्योंकि वो लोग इतना भी ज्यादा आजकल, मतलब क्या बताऊं, खुला मेला नहीं हुआ है। सो स्टिल कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज देयर आर वेराइटीज ऑफ ट्राइबल्स नागालैंड एरिया में स्पेशली, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट साउथ में भी है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हर एक भारत का सारे हर एक एरिया में है, लेकिन फिर भी हम लोग एक है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। एक्चुअली हम लोग एक इसलिए है बिकॉज हमारा आइडियोलॉजी जो है ना वो सिमिलर है, इसीलिए आदर्श, जिस आदर्श में हम लोग जीते हैं वो सेम है, और यही रीजन है कि भारत एक है। अगर आदर्श जिस दिन बदल जाएगा उस दिन भारत एक नहीं रह पाएगा, ठीक है सर। फिर से ये सब बात करेंगे, वेजेस एक्ट में आ जाते हैं नाउ। तो फिक्सिंग मैं क्यों बात कर रहा था, अंडर द लॉ वेज रेट इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट डिफर अक्रॉस स्टेट्स, sectors, skills, regions, occupations, owing to difference in cost of living। लिविंग कॉस्ट भी अलग अलग है अलग अलग जगह का। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, ठीक है, स्पेशली अगर आप, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, दिल्ली या दिल्ली रिलेटेड एरिया, ठीक है सर, ये जो एरिया है ना इनका लिविंग कॉस्ट हाई है, दिल्ली का लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग कॉस्ट हाई है, ज्यादा खाना, खाने पे खर्चा, लैविश लाइफ, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवली लैविश लाइफ बिलोंग करना पसंद करते हैं। मतलब हम लोग कोई कोई बंगाली माइंडेड लोग बोल देते हैं कि नॉर्थ इंडियंस आर मनी माइंडेड
बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मनी माइंडेड हो या जो भी हो, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। बंगाली में लिविंग स्टैंडर्ड सिंपल होता है। बंगाली कॉन्सेप्ट में अगर मैं इन जनरल बंगाली का बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल लिविंग ज्यादा पसंद करते हैं। शादी से आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हो, एक नॉर्थ इंडियन मैरिज और एक बंगाली वेडिंग। हाँ सर, बंगाली वेडिंग और नॉर्थ इंडियन वेडिंग से आप इसका पता लगा सकते हो। नॉर्थ इंडियन वेडिंग इज अ वेरी रियली बिग फैट वेडिंग, आजकल बंगालीज भी करते हैं ऐसा वेडिंग, बट मैं जनरल बात करूं, बंगालीज वेडिंग भी बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि कौन कैसे जीते हैं। मैं यहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना ट्रेडिशन है, सबका अपना अपना कल्चर है। ठीक है, किसी को लगता है कि मेरा घर अच्छा हो, किसी को लगता है कि मैं खाना अच्छा खाऊं, किसी को लगता है कि मैं लोगों को खिलाने में ज्यादा करूं। ठीक है, अगर आप देखोगे डोनेशंस, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में डोनेशंस भी लोग ज्यादा करते हैं, पंजाब में क्या भर भर के डोनेट करते हैं सर, सीरियसली। बंगाल में इतना डोनेशन नहीं होता, लोग डोनेट करने से पहले 10 बार सोचते हैं। सिंपल लिविंग है, एक अच्छा दिखा आपको। अब मैं इनका भी अच्छा बताऊं आपको, अगर आप स्वर्णमंदिर चले जाओगे पंजाब में, अमृतसर एरिया में, या फिर दिल्ली में भी बहुत सारे मंदिर मस्जिद एरिया है, अक्षरधाम टेम्पल बहुत सारे हैं, वहां पर आए दिन अगर 1000 लोग भी पहुंच जाते हैं ना, भूखा नहीं मरेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट बंगाल में बहुत कम दिखता है, मतलब ईस्टर्न पार्ट्स में कंपेरेटिवली। मतलब डोनेशंस भी बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ के लोग, और खर्चा भी बहुत करते हैं, अपने ऊपर भी दूसरे के ऊपर भी। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ के लोग क्या है, थोड़ा सिंपल है। आपको हेल्पफुल ये भी है, हेल्पफुल वो भी है, बट सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट सिंपल आइडिया दे रहा हूँ आपको, कोई अच्छा बुरा भला का बात नहीं है, इट्स जस्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको मैं बोला। मैं नॉर्थ इंडिया के साथ भी कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं से, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के साथ भी कनेक्टेड हूँ बहुत ज्यादा। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लिविंग कॉस्ट, लिविंग स्टैंडर्ड, खर्चा करने का तौर तरीका अलग है, बिल्कुल अलग है। आपका भी खुद का एक्सपीरियंस जरूर होगा। नाउ सेक्टर, स्किल्स, लिविंग कॉस्ट, रीजनल इंडस्ट्रीज। रीजनल इंडस्ट्रीज, साउथ में रीजनल इंडस्ट्रीज अलग है, हमारे यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्रीज अलग है। कौन से एरिया में कौन से इंडस्ट्री का ज्यादा इनकम है, सब बिग बिग क्वेश्चन। जैसे साउथ में अगर मैं इंडस्ट्री का बात करूँ, साउथ इंडिया में मेडिकल कॉन्सेप्ट में, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सही बोला ना रे, साउथ में फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड इंडस्ट्री ज्यादा चलता है कि नहीं चलता कॉम्पेरेटिवली, मतलब हेल्थ रिलेटेड मैटर जो भी है, साउथ इसमें अपना ज्यादा नाम कमाया है ना। हाँ सर, स्पेशली वेल्लोर, बैंगलोर, ये सब एरिया, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वेल्लोर जाने का एक बहुत बड़ा हुआ है आजकल। ठीक है, हमारे आसपास में उड़ीसा बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर्स में डेवलप किया है, कटक स्पेशली। आजकल वेस्ट बंगाल से बहुत लोग कटक जाते हैं, ठीक है, रिजनेबल कॉस्ट में अच्छा मेडिसिन, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। तो मैं बस बात ये करना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में हॉस्पिटल बहुत है, बट फिर भी लोगों को लगता है कि शायद साउथ में जाके ही अच्छा होगा, बिकॉज थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है शायद। ठीक है, और बांग्लादेश से तो लोग भरपूर इधर आते हैं, साउथ में पूरा बांग्लादेशी भरा होता है। ठीक है, वेल्लोर वगैरह में एक्सपीरियंस किया थोड़ा बहुत। सो पॉइंट इज दैट कि हेल्थ सेक्टर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, ये दोनों से एरिया साउथ इंडिया कवर करके रखा है, तो इनका इनकम भी ज्यादा ही है इसलिए, है ना। तो नाउ पॉइंट इज दैट, आप एक चीज ध्यान से देखो, मैं क्यों ये सब बात आपको कर रहा हूँ। रीजनल इंडस्ट्रीज कैपेसिटी टू पे, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहां का एरिया का लोग अगर ज्यादा पे करने का, बिकॉज वहां अगर ज्यादा बिजनेस बन रहा है, ज्यादा सर्विस बन रहा है, तो ज्यादा पे करेगा, कंजम्पशन पैटर्न भी ज्यादा हो सकता है। Hence, there is no single uniform minimum wage rate across the country. It's not really possible कि across the country एक minimum wage rate बनाया जाए, and the structure has become overly complex. बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बन जाएगा पूरा भारत के लिए, एक सिंगल कॉन्सेप्ट में वेज रेट बनाना। हाँ सर, समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। इट्स रियली चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाह के भी नहीं कर सकता, है ना, बिकॉज लोकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, हर जगह का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, अपना अपना स्किल है। ठीक है ना, हो आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको यहाँ पर कुछ अपडेशन देता हूँ। 2012 में अंडमान निकोबार सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेजेस पेमेंट किया था। अंडमान निकोबार आइलैंड आइलैंड स्टेट है, मतलब आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लेकिन सीरियसली
अंडमान निकोबार लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत हाई है इंडिया में, बहुत हाई। 322 पर डे 2012 में इनका पर डे का वेजेस था, 322 पर डे 2012 के हिसाब से सीरियसली बहुत हाई है कंपेयर टू एनी अदर पार्ट्स। और लोएस्ट था 2012 का 38 पर डे त्रिपुरा, अनदर बंगाली स्पीकिंग स्टेट। त्रिपुरा छोटा भी है साइज में बट वो बात नहीं है। त्रिपुरा का वेज रेट सबसे कम था 2012 के हिसाब से। मुंबई 2017 में जो अपडेशन दे रहा है, मिनिमम वेज रेट सबसे हाईएस्ट हुआ 348 पर डे मुंबई का, ठीक है, फॉर ए सफाई कर्मचारी, मतलब जो बेसिकली झाड़ूदार, सिवेज क्लीनर एंड स्वीपर का। बट दिस वाज रेयरली पेड, 348 पर डे रेयरली पेड 2017 के हिसाब से। अब आपको एक आइडिया मिल रहा है कि भारत में डेली के हिसाब से वेज रेट कैसे, ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल रहा है। नाउ ये सब के पीछे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होगा ना, तो वही आपको मैं बताने वाला हूँ कि मिनिमम वेज रेट के बेसिस में कब से रूल चालू हुआ है, किस तरह का इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करने में कितना वेज रेट मिलना चाहिए। इसका एक पूरा सर्कुलर है, नोटिफिकेशंस है, सेक्शंस है, जो आपको मिनिमम वेज एक्ट में जानने को मिलेगा। ओके सर, तो चलो मैं आपको एक एक करके, और सिटी वाइज टाउन वाइज भी वेज रेट डिफर करता है, ठीक है, बिकॉज सिटी बड़ा है तो लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। हाँ सर, सिटी बड़ा है या फिर सिटी अगर ज़्यादा कॉस्टली है तो लिविंग कॉस्ट भी हाई होगा। तो हाई लिविंग कॉस्ट के लिए हायर वेजेस, लो लिविंग कॉस्ट के लिए लोअर वेजेस, जस्टिफाइबल है। तो थोड़ा इतिहास में देखते हैं कि भारत में मिनिमम वेजेस के ऊपर कब से काम चालू हुआ। 1920 में KGR चौधरी recommended setting up boards for determining minimum wages for each industry. 1928 में International Labour Conference implemented system to fix wages for different trades. However, the practice was not put into legislation in India because India कोई sovereign country तो था नहीं, है ना, एक डोमिनियन कंट्री, मतलब डोमिनेटेड कंट्री था ब्रिटिश कंट्री पे, तो ब्रिटिश ने करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर। 1943 में स्टैंडिंग लेबर कमिटी, a labor investigation committee was appointed on the recommendation of a Indian Labour Conference. 1943 to look into the conditions of labor in terms of their wages, housing, social conditions and employment. ये 43 में इसके ऊपर एक स्टैंडिंग लेबर कमिटी बनाया गया। फिर 1945 में फर्स्ट बिल ऑन मिनिमम वेजेस वाज ड्राफ्टेड इन ILC, मतलब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट बिल ड्राफ्ट हुआ 1945 में। फिर आया 46 का टाइम, ये सब प्री ब्रिटिश पीरियड, मतलब यस ब्रिटिश एरा के टाइम का बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। 46 a bill on minimum wages was introduced in Central Legislative Assembly on the recommendations of 8th Standing Labour Committee. The 8th meeting of Standing Labour Committee 1946 also recommended that a separate legislation that specified working hours, minimum wages and paid holidays for unorganized sectors be enacted. 1947 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, representatives of labor, employers and government attended a government organized conference. They defined minimum wages to be such that they should not only provide for subsistence but should also be enough for education. सिर्फ सब्सिडी बेस्ड नहीं, इतना वेजेस तो होना चाहिए ताकि एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए, एंड अदर एमिनिटीज, बाकी सुविधाएं शुड सस्टेन एफिशिएंसी। तो ये बात 47 में आज़ादी के टाइम पे ये बातचीत हुआ। लेबर और ये मिनिमम वेजेस एक्ट 48 में चालू हुआ, ठीक है, ये एक्ट जो है ये 48 में चालू हुआ। अब वो दिन आ गया जब 1948 का समय आ गया, आज़ादी के बाद एक साल। मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इवेंचुअली पास्ड एंड वाज इफेक्टिव फ्रॉम 15th March. Under the act, a tripartite committee, the tripartite committee of fair wage, ये fair wage के ऊपर काम करता था, was appointed that set definitions and guidelines for formulating a wage structure in India. The committee of fair wage definition minimum wages. The minimum wages must be provided not merely for the bare subsistence of the life but also for preservation of efficiency of the workers, ताकि worker efficient रह पाए, अपने एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, एमिनिटीज भी फुलफिल कर पाए। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हैव नाउ सेट द फाउंडेशंस ऑफ वेज फिक्सेशंस, और एक वेज फिक्सेशन फाउंडेशंस भी बनाया जाए। इतना सारा का कमिटमेंट लेके 48 में ये एक्ट चालू हुआ। फिर आया वो दिन 1957 का। 15th लेबर कॉन्फ्रेंस एडेड सम नॉर्म्स इन द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस सच दैट रिविजन्स एंड फिक्सेशन ऑफ वेज रेट्स आर नीड बेस्ड। जरूरत के हिसाब से लेबर लॉ में
मिनिमम वेजेस वगैरह में रिविजन्स या फिक्सेशंस में चेंज करवाने का मौका। द रिकमेंडेशंस वेयर द कॉस्ट ऑफ 3 कंजम्पशन यूनिट्स, 3 कंजम्पशन यूनिट, हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, मतलब एक यूनिट हो गया हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन फॉर 1 अर्नर, इनकम फ्रॉम वुमेन एंड चिल्ड्रन शुड बी इग्नोर्ड। पॉइंट टू बी नोटेड सर, 57 में जब वेज फिक्सेशंस का कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस किया आईएलसी ने, इन लेबर कॉन्फ्रेंस ने, उसमें किस पॉइंट पे बात किया जा रहा है? 3 यूनिट पे एक बात किया जा रहा है, 3 कंजम्पशन यूनिट्स। एक फैमिली में 3 कंजम्पशन यूनिट होते हैं, एक हस्बैंड, एक वाइफ और 2 चिल्ड्रन। इसमें वेजेस फिक्स करने के टाइम पे 3 यूनिट का वेजेस दिमाग में रखना होगा। सिर्फ जो काम कर रहा है या फिर उनके वाइफ के बारे में सोचने से नहीं होगा, 2 बच्चे का खाने का भी बारे में सोचना पड़ेगा 1 अर्नर के हिसाब से। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मानो कि बीबी भी कुछ करते हैं, वुमेन भी कुछ करते हैं, औरत भी कुछ करते हैं, या फिर उनके बच्चे भी अगर कुछ कर लेते हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। बिकॉज अगर मतलब बीबी बच्चे कुछ करते हैं ना, वो मजबूरी में करते होंगे, एंड दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। यस सर, समाज के लिए भी जस्टिफाइबल नहीं है। आपको मैं बता दूं, सुनने में आपको खराब लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बात हो जाएगा, आप लोग सोचोगे मैं एंटी वुमेन एम्पावरमेंट का बात करूंगा, सुनने में आपको खराब लगेगा, बट एक बहुत बड़ा ट्रूथ आपको बताता हूं। सर आजकल हर फैमिली में, मेरे फैमिली में भी मेल फीमेल दोनों काम करते हैं। हाँ सर, मैं सही बोला क्या नहीं? मैक्सिमम मेन वुमेन दोनों काम करते हैं। ऐसे फैमिली का संख्या भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। यस और नो, प्लीज टेल मी। बोलो ना सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। है ना? नाउ एक सवाल है सर, एक बिग क्वेश्चन उठाता हूं, क्या सच में वुमेन का काम करना इतना जरूरी है? सर लिविंग कॉस्ट हाई हो रहा है, जीना मुश्किल पड़ रहा है सभी के लिए, जितना मेरे लिए उतना आपके लिए, उतना सभी के लिए। एक अर्नर से पेट नहीं भरता, एक अर्नर से होता नहीं है। सर आप भेदभाव कर रहे हो, औरत काम नहीं करेगा। सर एक्चुअली देखा जाए, जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें औरत घर के काम करते हैं। सर क्या ये ट्रेडिशन तोड़ देना चाहिए? तोड़ तो दिया, आजकल तो ये ट्रेडिशन टूट गया, तो क्या औरत काम करना नहीं चाहिए? सर ट्रेडिशनल वे में अगर सोचें तो औरत को घर का काम नहीं सही है। क्यों? सर इसमें फैमिली प्लानिंग, औरत का हेल्थ, हर चीज में, और पूरा फैमिली के वेलबींग के लिए अच्छा है। सर क्यों? क्योंकि मेन काम करे और औरत घर संभाले, ये प्रकृति का नियम है, इट्स अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। बट हम लोग नेचुरल कॉन्सेप्ट में बाहर जाके काम कर रहे हैं आजकल। ये थोड़ा सा सुनने में, आपको बोला थोड़ा ऑड लगेगा सुनने में, पर दिस इज हार्डकोर ट्रूथ। क्या हो रहा है सर? बच्चे को समय नहीं दे पाते आजकल माँ बाप, है ना सर? बच्चा बिगड़ जाते हैं, बच्चे का परवरिश सही से नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स दोनों काम करते हैं। मेन तो काम करेगा ही, लड़का जो है वो तो काम करेगा ही, बिकॉज वो भी नेचुरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन औरत काम क्यों करते हैं? सपोर्ट देने के लिए, फैमिली का इनकम बढ़ाने के लिए, लिविंग कॉस्ट हाई हो रहा है उसके सपोर्ट के लिए। सबसे मेन क्या है? सोसाइटी में अपना एक फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस रखने के लिए। लेकिन इसके चक्कर में क्या हो रहा है? औरत का हेल्थ डिटोरिएट हो जाता है सर, अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो लोअर लेवल लेबर का बात करें, वहां से लेके हायर लेवल इनकम ग्रुप तक, डे बाई डे प्रॉब्लम बढ़ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब और हो जाता है जब चिल्ड्रन का परवरिश ठीक से नहीं होता, एजुकेशन, उनका संस्कार, ये सब नहीं है, आजकल मिस है, क्योंकि किसी को तो समय देना होगा। और आजकल सर न्यूक्लियर फैमिली है, तो क्या हो ना, पुराने दिन का जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ, वैसा तो आजकल है नहीं कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाता है। वैसा बहुत कम फैमिली है सर, मतलब 1% भी नहीं होगा। तो मुश्किल बढ़ रहा है सर, सोसाइटी बिखर रहा है। सर तो फिर क्या बोलते हो, औरत को काम करना बंद कर देना चाहिए? सर जितना हो सकता है होम बेस्ड काम हो उतना ही बेहतर है, ठीक है? मतलब जितना सपोर्ट वो घर में बैठ के देख पाए उतना ही बढ़िया है। मतलब वो लड़की को लड़के जैसा काम करना मेरे हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए। बिकॉज मैं एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मेरे को काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट,
बट एक सपोर्टिव सिस्टम, नहीं तो क्या हो रहा है ना सर, सोसाइटी बिगड़ रहा है। आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करोगे ना आपको समझ में आएगा। ये मेरे बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप अगर देखोगे ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओगे तो समझ में आएगा आपको कि किस तरह से सोसाइटी बिखर रहा है, यूथ किस तरह से एक बैड वेज में जा रहे हैं। हाँ, दिन रात गेम खेलता है, एक एक अलग ही लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हो रहा है सर। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेबल। जो सोसाइटी के लिए बिगड़ रहा है, डे बाई डे खराब हो रहा है। बाकी आपका आपका ऑब्जर्वेशन जो भी आपको बताए वो आप देख लेना। ये मैंने अपना ऑब्जर्वेशन आपको दिया। तो यहाँ पर लॉ भी उस टाइम पे वही बात कर रहा है कि चिल्ड्रेन एंड वुमेन का जो इनकम है उसको इग्नोर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो कर रहा है तो वो बहुत मजबूरी में ही कर रहा होगा। सर आप लोग काम करो, लेकिन सभी कोई काम करो, लेकिन वही जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। बाकी आपके ऊपर। नीड वेस्ट। सर आप लोग गुस्सा हो गए मेरे बात से? कोई एंटी वुमेन वाला बात कर दिया क्या मैंने? प्लीज टेल मी। सर सही बोला आपने। मैंने बहुत लोगों को देख रहा है आजकल कि फैमिली पूरा ये हो गया, बिखर जा रहा है, बच्चे एकदम बदमाश हो जा रहे हैं। बच्चे, फैमिली, हर तरह से। और फैमिली को भी ना टाइम देना चाहिए ना। सिर्फ बच्चे का बात ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ को भी तो रिलेशन का एक बहुत बड़ा बात है। उनका मैरिड लाइफ का भी एक बहुत बड़ा बात है, वो भी तो खराब हो रहा है। उसका क्या? फैमिली नहीं बन रहा है, परिवार कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा है सभी के लिए। मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ट्रेडिशनल इज नॉट बैड, ट्रेडिशनल इज नॉट ओल्ड, ट्रेडिशनल इज गोल्ड। अगर कोई सोचेगा तो समझ पाएगा। आजकल हम लोग सोचते हैं ना, अब मॉडर्न गाइस, मॉडर्न मॉडर्न का मतलब एक्चुअली सब टूटेगा फूटेगा। और ट्रेडिशनल को अगर मॉडर्नाइज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब आई डोंट नो ये सोसाइटी को कौन समझाएगा। सब कोई सब समझते हैं, बट कोई कुछ करना नहीं चाहते, ना तो मैं, ना तो आप, ना तो कोई। मैं तो बस बोल के ही थक गया। जस्ट शेयर कर रहा हूँ, आजकल मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितना समय जा रहा है मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। मैं भी देख रहा हूँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 कंजम्पशन यूनिट आपने देखा। लॉ भी बोला भाई चिल्ड्रेन वुमेन का इनकम को इग्नोर करें। सेटिस्फाई द मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट ऑफ 2700 कैलोरी पर पर्सन। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेटिस्फाई द मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट 2700 कैलोरी पर पर्सन, कम से कम। ठीक है, इतना कैलोरी का खाना मिलना चाहिए। कैलोरी मतलब समझते हो ना, किलो कैलोरी, KCAL, जिससे आपको शक्ति मिलता है। शक्ति कहाँ से मिलता है? खाने से ना। खाना नहीं खाओगे तो शक्ति कहाँ से आएगा? सो यू नीड शक्ति, यू नीड पावर, यू नीड किलो कैलोरीज। तो कैलोरी इतना कम से कम आपको मिलना चाहिए। सर क्लोथिंग रिक्वायरमेंट के बारे में भी मिनिमम वेजेस एक्ट बोला है। क्लोथिंग रिक्वायरमेंट, कितना कपड़ा चाहिए आपको? 72 ईयर्स ऑफ ए फैमिली मैनुअली। एक फैमिली को साल भर में 72 ईयर्स का कपड़ा चाहिए, इतना भी बोल दिया कम से कम। रेंट ऑफ द मिनिमम एरिया एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम। जितना सरकारी इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के तहत जितना रेंट होना चाहिए, उतना रेंट कमाने का, मतलब उतना रेंट देने का औकात उनको हो, इतना वेजेस में फिक्स करना चाहिए। एंड 20% ऑफ मिनिमम वेज शुड बी द कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड मिस्टेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, घर का 4057 का बात चल रहा है। फ्यूल मतलब शहर का बात करें तो उस दिनों अगर कोयला खरीदना पड़ता था, जो भी फ्यूल के लिए, आजकल LPG आ गया। ठीक है, तो जो भी घर का जलानी है, जो भी चीजें हैं, इसके लिए कम से कम 20% ऑफ मिनिमम वेज टोटल का, खाना पकाने के लिए जो फ्यूल का जरूरत है कम से कम वो चाहिए। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए वेज फिक्स करो। वेज फिक्स करने के पीछे का वजह ढूंढो, हर चीज का रीजन ढूंढो, लॉ का रीजन समझ में आ जाएगा। और खुद बैठे बैठे लॉ पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आपको वजह मिल गया ना तो लॉ भी आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर वजह नहीं मिलेगा तो लॉ समझ नहीं आएगा। 1987 में पार्लियामेंट्री सब कमिटी ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, मतलब जो गवर्नमेंट लेवल में नहीं है, किसी भी सरकारी लेवल में कोई कनेक्शन नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, concluded that minimum wages fail to ensure a livelihood above the government defined poverty line for the unorganized sectors because they are in unorganized area। जैसे कि काम वाली बाई, हाँ एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है।
लोकल होटल्स वगैरह में जो बच्चे लोग काम करते हैं, जो गवर्नमेंट पैरामीटर के साथ नहीं है। भारत में अनऑर्गेनाइज लेबर सेक्टर बहुत है, बहुत, जिसका कोई प्रॉपर गाइडलाइंस या कंट्रोलिंग नहीं है। इतना डेवलप अभी भी भारत नहीं हो पाया, इतना डेवलपमेंट अभी भी भारत नहीं कर पाया, बहुत बाकी है, शायद वो दिन अभी बहुत दूर है। उसके लिए भारत को भी बहुत मेहनत करना है। सबसे पहले तो अपने पैरों में खड़ा होना है, इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट और बढ़ाना है, इनकम और चाहिए। सरकार के पास इनकम होगा तो सरकार ये सब चीजें भी देख पाएगा। सरकार अभी छोटा छोटा प्रॉब्लम को लेके ही मुश्किल है, ऊपर से पॉलिटिकल ड्रामा तो लगा रहता है। It also revealed some flaws in the implementation of the act. The committee noted that wages are not fixed or revised regularly in some states. 87 में अनऑर्गेनाइज्ड ने बताया कि जो सरकार ने बताया उतना भी नहीं मिलता। The committee recommended that factors such as nutrition requirement, poverty line, shelter, clothing, fuel, light, medical and educational expenses should be taken into account while fixing revising minimum wages. ये सब चीजों को ध्यान में रख के आपको वेजेस रिवाइज करने का काम करना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्टेट में तो रेगुलर बेसिस में ये भी चेंजेस नहीं होता, तो सरकार काम करता कहाँ है। हाँ, बहुत रेयर है सर गवर्नमेंट का कुछ, स्पेशली स्टेट का बात करूंगा, मैक्सिमम स्टेट्स इन इंडिया बस गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, चल रहा है, चलने तो सब कोई अपना अपना देख रहा है। समाज में किसको क्या प्रॉब्लम है नहीं है इसको लेके कितना लोग ही बात करेगा, कितना कौन किसका सुनेगा। इट्स अ वेरी रेयर कॉन्सेप्ट, और अगर होता भी है तो आंदोलन चाहिए, बिना आंदोलन का तो बात बनेगा नहीं, ठीक है। हक का लड़ाई लड़ना पड़ता है, बंद हुआ है ना सर आजकल हक का लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, भारत बंद है अभी, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बहुत सारे पार्टी, कांग्रेस वगैरह सब मिलजुल के भारत बंद किया है। ऐसे आज बंद कैसा गया रे सब जगह में। हाँ सर, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया बंद का, स्ट्राइक का, अरे बोलो ना। স্যার কিছু কিছু জায়গায় ঝামেলা হয়েছে শুনছিলাম। ঝামেলা হয়েছে हर মানে जगह বন্ধ, हाँ हर जगह আচ্ছা কত জায়গায় হয়েছে? नॉर्मल है। नॉर्मल है, मतलब किसी किसी जगह में इफेक्ट नहीं आया। चौथा क्या बोल रहे स्ट्राइक তোদের বল, মোটামুটি রেসপন্স নাকি? ভালোই স্যার। ভালোই হয়েছে না? না কোথাও কোথাও ভালো রেসপন্স হয়েছে, কোথাও কোথাও ভালো রেসপন্স হয়নি। আচ্ছা মেনলি ডিমান্ডটা কি আছে রে দাদা, কি কি কারণে? ব্যাংক, রেল, ব্যাংকের প্রাইভেটাইজেশনের এগেইনস্টে। স্যার ব্যাংক, রেল আর ওই শিক্ষার ইয়েটা নিয়ে, স্কুল কলেজ নিয়ে আর ওই বকরির ঘটনাটা নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বেসিক্যালি ওই কি ওয়েজেসের ব্যাপারে নাকি প্রাইভেটাইজেশন সেই সব নিয়ে কিছু নাকি? স্যার প্রাইভেটাইজেশন আছে আর ওয়েজেস আছে ওই আপনার জুট মিলগুলোর জন্য। भाई देखो वेजेस का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं वही सोच रहा था ये बंद तो ऐसा ही इसीलिए हुआ है, ठीक है। वेजेस को लेके ही ये आज का स्ट्राइक वगैरह हुआ है, आज भी है कल भी है। ओके चलो देखते हैं 1988 सर, देख रहे हो ना किस तरह से डे बाय डे एवरी ईयर, टाइम टू टाइम, डे बाय डे नहीं बोलेंगे, टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहा है। लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रिकमेंड द नेसेसिटी ऑफ एन अलाउंस दैट सेफगार्ड्स वेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कॉल्ड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इन्फ्लेशन को गार्ड करने के लिए वेजेस के साथ डियरनेस अलाउंस आया सर। ये अलाउंस आप लोग टैक्स में पढ़ते हो, इसको वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बोला। डियरनेस क्यों, मतलब आपको समय के साथ जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको एडजस्ट करने का मौका देता है, इसलिए नाम है वेजेस अगेंस्ट इन्फ्लेशन कॉल्ड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। ये वीडीए के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिखाता हूं मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1991 में जजमेंट दिया इन द केस ऑफ Reptakers and company, specified that 25% of the minimum wages should also account for children education, required medical expenses, recreation in festival and ceremonies, and provisions for old age and marriage। सैलरी का 25% इस पर्टिकुलर मैटर में जाना चाहिए। अगर 100% सैलरी है तो उसका 25% इस पर्पस में दो, ताकि बच्चे का एजुकेशन में खर्चा कर पाए, मेडिकल एक्सपेंस में खर्चा कर पाए, रिक्रिएशन इन फेस्टिव्स एंड सेरेमनीज पे, बिकॉज सिर्फ कमाने से नहीं होगा,
थोड़ा जीना भी चाहिए सर। जीना समझते हो जिंदगी, जिसमें थोड़ा खुशी भी हो, थोड़ा आनंद भी हो। हाँ सर, तभी हम लोग फेस्टिव करते हैं। भारत फेस्टिव का कंट्री था, बट आजकल हम लोग भी वेस्टर्न जैसा हो गए सर। हाँ सीरियसली, हमारा करंट कल्चर एकदम टोटली वेस्टर्न जैसा, जिसमें आजकल बहुत लोग कुछ दिनों से एक रैंकिंग चला रहा था। रैंकिंग मतलब वर्ल्ड्स हैप्पीनेस इंडेक्स, कि कौन सा स्टेट कितना हैप्पी है या नहीं है, इसके ऊपर एक रैंकिंग चला रहा था सर। इसमें भारत को नंबर 1 होना चाहिए था, तो क्यों? लेकिन नहीं है, बदकिस्मती से। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136 नंबर पे है। यस, इट साउंड बैड। 136 आउट ऑफ 200 नेशंस, 200 के आसपास के देशों के अंदर भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 में। इसके पीछे का मेन रीजन नहीं है बिकॉज हम लोग खुद नहीं है ना, तो वी आर नॉट इन आवर ओरिजिनल फॉर्म। सर ओरिजिनल फॉर्म क्या है सर? बंगाली में एक कहावत है, इट्स अ वेरी फेमस कहावत। आई होप कि बाकी हिंदी में भी होगा या दूसरे किसी लैंग्वेज में भी हो सकता है। सर कहावत ऐसा है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्बण। सुने आप लोग? हाँ में भी है यही 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 सेम स्टेटमेंट ओडिशा का भी है। 12 मास रे 13 परब। 12 मासे 13 पर्व, एग्जैक्टली। ठीक है, 12 मासे 13 पार्बण, इट्स अ बंगाली मतलब कहावत। सो 12 महीने में 13 पार्वन मतलब मंथ में एक, ये मॉडर्न डे में हुआ। लेकिन आजकल वो भी प्रॉपरली फॉलो नहीं होता। आजकल तो साल में 2 या 3 फेस्टिव्स होते हैं। कोई कोई कहता है क्या रोज का फेस्टिव्स, काम करो इनकम करो। अरे क्या करोगे इतना इनकम करके? थोड़ा जीना भी तो चाहिए। लोग ना बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गया है सर। सर आपको फिर से लगेगा मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, नहीं रे बाबा, मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं स्पिरिचुअलिस्टिक बात कर रहा हूँ तो फिर लॉ ये वाला बात क्यों दिया? फेस्टिव्स एंड सेरेमनीज पे खर्चा करने के लिए 25% का एक वैल्यूएशन होना चाहिए, जो मतलब एजुकेशन, मेडिकल और उसके साथ साथ जुड़े हुए फेस्टिव्स एंड सेरेमनीज पे। व्हाई? बिकॉज दीज आर मोस्टली नीडेड सर, बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी लोकल में फॉलो करोगे ना, लोकल्स को फॉलो करो, ठीक है? आज भी सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर वाले को नहीं। सर मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ठीक है? बट मेरे को खराब ये लगता है, खुद को भी खराब लगता है, क्योंकि मैं भी तो वेस्टर्न वाले होंगे, मैं थोड़ी ना देशी हूँ। मैं एकदम बिल्कुल नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ना तो इस पार का हूँ ना तो उस पार का हूँ। कभी सोचता हूँ कि देशी बन जाओ कभी सोचता हूँ कि वेस्टर्न बन जाओ, फर्क समझ में नहीं आता क्या करे। लेकिन खराब ये हो गया कि सोसाइटी का कल्चर बिगड़ गया। सर कहने का मतलब ये है कि भारत में 365 डेज, ईच एंड एवरी डे इज अ फेस्टिव। कुछ ना कुछ रीजन है आनंद उठाने का, कुछ ना कुछ। भारत में ऐसा कल्चर हुआ करता था, हर दिन का एक मतलब है। इसीलिए आप देखना, हमारा कैलेंडर ओपन करना, आज भी अगर आप कैलेंडर ओपन करोगे ना, घर में जैसे मैं देखा अपने मेरा नानी अभी भी है, मैं नानी को देखता था। हाँ, तो नानी अचानक बोला कि जब मैं मामा घर जाता था, मतलब मेटरनल अंकल के घर, तो मैं नानी को पूछता था क्या नानी आज हम लोगों के लिए क्या खाना बनेगा? बोले तुम लोगों के लिए तो खाना बनेगा, बट आज मेरा एकादशी है। ठीक है, ठीक है। तो मैं तो एकादशी है तो क्या हो गया? मेरे को समझ में नहीं था कि एकादशी का मतलब क्या होता है। कि हर महीने का एक 11th डे, इट्स अ वेरी स्पेशल डे। एकादशी इज अ वेरी स्पेशल डे, स्पेशली फॉर विडोज, एंड नॉट जस्ट विडोज, इवन नॉन विडोज भी इसको मान सकते हैं। लेकिन कोई एकादशी का मतलब नहीं समझाया, उसका रीजन नहीं समझाया। ठीक है, कभी बोलता था एकादशी है, कभी बोलता था पूर्णिमा है। हाँ सर, कभी बोलता है अमावस्या है। ठीक है, ये पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये हर चीज का एक मतलब है। और ये पूरा नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पूर्णिमा में चांद पूरा बनते हैं, ज्वार भाटा, समुन्द्र का जो लहर, नदी का जल का लहर, इवन इसके साथ हमारे बॉडी में भी फॉर्मेशन आता है। अगर आपके घर में किसी का, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे बात बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे, जो गांठ गांठ में दर्द होता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं उसको, बातेर একটা নাম আছে না ইংরেজিতে, ভুলে গেলাম। गठिया, हाँ गठिया बात, बट उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस, हाँ अर्थराइटिस।
अगर आपके घर में या किसी को भी, अब देखना किसी को भी अगर इस तरह का दर्द है ना, जिसको जॉइंट पेन वगैरह होता है, आर्थराइटिस वगैरह का, पूर्णिमा और अमावस्या, स्पेशली पूर्णिमा के दिन आप ख्याल कीजिएगा, पूर्णिमा अमावस्या में ज्यादा दर्द करता है, मैंने देखा। इसका रीजन ये है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र के पानी भी बढ़ता है और हमारे बॉडी के अंदर भी, हमारा पूरा शरीर तो नेचुरल चीजों से बना हुआ है ना सर, हमारा शरीर भी इक्वली उतना ही होता है जो समुद्र में होता है। ये समझ में नहीं आता बिकॉज वो नॉलेज हम लोग भूल गए। तो वो पूर्णिमा को भी एंजॉय करने का एक अलग मतलब था, अमावस्या को एक अलग मतलब था, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, हर दिन का मतलब निकाल लेते थे। और बीच बीच में जैसे रिसेंटली शीतला पूजा गया, ठीक है, उससे पहले शिवरात्रि गया, ठीक है, ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ। और वो रीजन और कुछ नहीं, सारा दिन मेहनत के साथ बीच बीच में एक आनंद करने का तरीका, सेरेमनी या रिक्रिएशंस। वी आर वेरी क्लोज टू आवर नेचर, बट वो चीज हम लोग भूल गए। हम लोग को लगा दिस आर ट्रेडिशनल, ये सब बेकार का है, ये सब भूल जाना चाहिए, भूल गए, क्या हो गया। लेकिन जिस दिन आप लोगों को समझ में आएगा ना कि हमारा ट्रेडिशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, उस दिन आप बोलोगे कि हम लोग क्या मिस कर गए। मैं तो बहुत मिस करता हूँ, इसीलिए बोल देता हूँ आप लोगों को। जब भी मुझे कोई पॉइंट मिलता है मैं आपको बोल के ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब अपने अंदर अपने वाला बात नहीं ला पाए तो फिर क्या जिए। इसीलिए देखो कॉन्स्टिट्यूशंस भी हमें बताते हैं कि भाई फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन आजकल फेस्टिवल मतलब क्या, धूम धड़का गाना और पार्टी, वो भी बेकार का पार्टी जो हमारे कल्चर के साथ अडॉप्ट नहीं है, वो पार्टी। सर आजकल पार्टी का मतलब ही चेंज हो गया। धूम धड़ाके से प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी धूम धड़ाका करके पुराने फेस्टिव मनाते थे, बट वो धूम धड़ाका, ये धूम धड़ाका में काफी फर्क है। हम लोग आजकल जो पार्टी करते हैं वो पार्टी नहीं है सर, वो तो पार्टी के नाम पे एक अलग ही है। अब क्या बोलूं सर, इसमें छोड़ो। फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड प्रोविजंस फॉर ओल्ड एज एंड मैरिज, तो इतना 25% होना चाहिए। चलो सर आ जाओ, ये सब ज्ञान लेके क्या करोगे, ये सब ज्ञान बेकार का है, सब गुस्सा हो जाते सर हैं। और हाँ बोलो। जिसको फ्लैट रहता है ना, उसको भी फुल मून या हाफ मून के दिन ये होता है, दर्द या बुखार बहुत ज्यादा होता है, जिसको इसको फलेरिया रहता हाँ हाँ, अरे नहीं जस्ट फलेरिया नहीं, हर एक बीमारी का, हर एक बीमारी का। और इवन नॉट जस्ट बीमारी, अगर आपका देखना, आप कभी कभी ऐसे मैं खुद महसूस किया, नॉट जस्ट बीमारी, मतलब ये बीमारी तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया। आप देखना कि पूरा एक मंथ पे अगर 30 डेज होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, 30 डेज में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, कुछ दिन देखना आप बहुत नेगेटिव डाउन फील करते हो, लेकिन कोई रीजन नहीं होता। बहुत बार कोई रीजन नहीं होता, बहुत बार रीजन होता है, बट बहुत बार रीजन नहीं होता। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया? मतलब कभी कभी ऐसा होता है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, डाउन फील होता है, ये सब नेचुरल कारण से होता है। और कभी कभी आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हो, बहुत जॉयस फील करते हो, ऐसा लगता है कि आज तो वो हर चीज कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं किए, ऐसा फीलिंग आता है, हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आता है। और कभी कभी ऐसा लगता है किसी किसी दिन जैसे सब बेकार है, सब डाउन जा रहा है, कोई मतलब नहीं है जीने का, या फिर मतलब ज्यादा नेगेटिव जो है, ठीक है, जिंदगी बेकार है, हंसने का भी मन नहीं करता, कोई अगर हंसा भी दे तो उसको ही थप्पड़ लगाने का मन करता है, ठीक है, चुप रहे तो दिमाग मत खा, इट्स काइंड दैट। लेकिन कुछ दिन क्या जोर से हंसते हैं, जीते हैं, तो ये भी नेचुरल है, लेकिन इसको हम लोग ऑब्जर्व करना भूल गए। तो हमारा जो सर डेज है ना, हाँ साइकिल है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता है। एग्जैक्टली, और ये नेचर के कारण होता है, इसका पूरा नेचुरल रीजन है, इसका पूरा नेचुरल रीजन है। हाँ कुछ एक्सेप्शनल रीजन हो सकता है, कभी कभी कुछ चल रहा है किसी के लाइफ में अच्छा बुरा, हाँ कभी गुड डेज आते हैं, कभी बैड डेज आते हैं, कि कुछ रीजन को छोड़ के भी जब कोई रीजन नहीं होता तब भी आप अच्छा और बुरा दोनों महसूस करोगे। मैं करता हूँ, आप भी करते होंगे, कोई रीजन नहीं है, बेकार का ऐसे ही मूड ऑफ है, क्या रे मूड ऑफ क्यों है, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं सुबह से मन अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी वेरी है, मतलब वेरी जॉयस, ऐसा लगता है कि आज तो एकदम तोड़ फोड़ कर देंगे, होता है आप लोगों को? मेरा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, कभी कभी बहुत डाउन फील करता हूँ, नहीं होता आप लोगों का? होता है सर, ये साइकोलॉजिकल है सबको इसलिए। होता है सबको होता है। और ये एक्चुअली
हमारे इंडिया में, ये पूरा दुनिया भर में होता है, बट इंडिया का कैलेंडर सिस्टम जो है ना, जो भारत का कैलेंडर सिस्टम है, जिसको हम लोग पंचांग या पूंजी का ऐसे बोलते हैं, वो कैलेंडर सिस्टम भी ना इसी तरह से बना हुआ था, बट हम लोग नहीं जानते, कोई किसी को नॉलेज नहीं है कि क्यों ये सब चीज था। छोड़ो, बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हो, 100% कमाओगे तो 25% ये सब पे देना पड़ेगा। अच्छा, नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर NCRL, ये एक कमेटी बना। नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर 91 में रिकमेंड किया द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर लेवल फॉर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, मतलब वेजेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए NCRL ने काम किया। चलो बढ़िया है। फिर आया VDA बिकेम इफेक्टिव, मतलब वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। ठीक है, जो आपको इन्फ्लेशन या महंगाई या मूल्य वृद्धि के साथ एडजस्ट करने का ताकत देता है। इट इज रिवाइज ट्वाइस इन अ ईयर ऑन अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। अप्रैल को 1 अप्रैल आ रहा है और 1 अक्टूबर, साल में 2 बार इसको रिवाइज भी किया जाएगा। ये रिकमेंडेशन 91 में आया। फिर आया 92, 13th सेशन ऑफ लेबर कमीशंस ऑब्जर्व द इनइफेक्टिवनेस ऑफ स्टेट्स इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी। स्टेट लेवल में कोई भी चीज इंप्लीमेंट होता नहीं है प्रॉपर्ली, एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। इट अर्ज द सिविल सोसाइटी स्पेशली NGOs and workers organizations to inspect and ensure payment of minimum wages. NGOs इसी तरह से सामने आया, बिकॉज जब स्टेट खुद से कुछ नहीं करेगा तो NGOs को सामने आना पड़ा, जो किसी के हित में बात करेगा, स्पेशली लेबर के हित में। 13th सेशन also discuss the officials should be wary of fixing minimum wage rates to impracticable high levels। ठीक है, मतलब इतना भी ज्यादा हाई मत कर लो जो जिसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब इतना भी इम्प्रैक्टिकेबल हाई लेवल्स का भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसमें भी कंट्री को खतरा हो सकता है ना। फिर आया 94 का टाइम, 9th सेंट्रल सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस कॉन्फ्रेंस along with insisting a minimum wage floor of 78.50, मिनिमम वेज 78.50 पर डे के हिसाब से 94 में ये बात आया। द फैमिली शुड बी टेकन एज 5 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 3। अच्छा, पहले 3 यूनिट था, अब 5 यूनिट आया। अमेंडमेंट देख रहे सर, पहले 3 यूनिट को दिमाग में रखा जाता था, अभी 5 यूनिट आ गया। द मिनिमम वेज एक्ट शुड कवर ऑल एम्प्लॉयमेंट्स। देयर शुड बी फुल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग विद ऑटोमेटिक लिंकेज विद कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे महंगाई को बताते हैं, 2 इंडेक्स होते हैं मेनली, एक CPI और एक WPI। WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बिजनेस या होलसेलर के लिए जरूरी होता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कंज्यूम करता है। होलसेल बेसिकली बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो CPI एंड WPI इंडेक्स रिविजन्स आफ्टर एवरी 6 months फॉर 50 पॉइंट राइज इन द CPI व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर 50 पॉइंट में भी CPI बढ़ता है तो उसके हिसाब से वेज रेट में भी चेंज होना चाहिए। सर ये CPI कहाँ से पता चलता है? अब देख सकते हैं यहाँ पर CPI का फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन करंट पीरियड, CT मतलब कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन करंट पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन बेस पीरियड। मतलब एक बेस पीरियड मतलब जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे दाम एकदम ओरिजिनल था, और जो करेंटली चल रहा है इसमें कितना चेंजेस है उसके ऊपर बेस करके CPI निकाला जाता है। करेंटली इंडिया में CPI रेट क्या चल रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सेकंड, इंडियन इकोनॉमी में मिल सकता है। CPI, यस, दिखाई दे रहा है सर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.01% रेड में है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेशन होता है मैंने आपको दिखाया, आप चाहो तो डिटेल्स में फिर से जानकारी ले सकते हो CPI डिटेल्स में जाके। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज तब बात CPI का हो जाएगा। मतलब बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बेस करके इसका फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला छोड़ो अभी।
तो ये अभी ग्रोथ मतलब ज़्यादा है, सीपीआई बढ़ रहा है सर, ठीक है। तो 2020 का 4.9 था, लेकिन रिसेंटली ये थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। इसलिए बढ़ गया होगा ड्यू टू वेरियस रीजंस, बिकॉज अभी बहुत दिनों से कोल्ड का विंटर चल रहा था, फिर आपका अभी वार सिचुएशंस भी है ना, बहुत सारा रीजन है सीपीआई के पीछे। होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी दिख नहीं रहा है, अगर दिखेगा तो मैं बाद में दिखाता हूँ, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ठीक है, ये सब इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह फॉलो करते होंगे ना, वहाँ पर भी आपको रेगुलर बेसिस पे दिखेगा, ठीक है, कि कितना डब्ल्यूपीआई चल रहा है, सीपीआई कितना है। स्पेशली डब्ल्यूपीआई तो इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में रेगुलर बेसिस में देता है सर, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा ये सब चीज़ को, आपको काफ़ी हेल्प होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर महंगाई बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वेज रेट में भी चेंजेस आना चाहिए। ये 94 में बातचीत हुआ। फिर आया 96, गवर्नमेंट फिक्स द नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर 35 per day as per recommendation of NCRL. Since 2009 it stands 100 per day. 2096 में 35 per day बोला, उसके बाद 2009 तक ये 100 पर डे का मिनिमम वेज रेट था, ठीक है। 2009 तक मिनिमम नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर, ठीक है, फ्लोर प्राइस, इससे ज्यादा हो सकता है। 2007 में द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट हैज फिक्स्ड मिनिमम वेजेस फॉर 90% ऑफ ऑल ऑक्यूपेशंस, 90% of all occupations. The Indian Trade Unions Congress appeals for a national decent minimum wage for all industries that would be based on workers' needs. जहां पर वर्कर का नीड ज्यादा हो, ऐसे इंडस्ट्री में एक डिसेंट मिनिमम वेज रेट बहुत जरूरी है। 2008 में वर्किंग वोमेन इन हाउस यूनियन मार्च इन सालेम, साउथ में ही है, डिमांडिंग स्टैट्यूटरी फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर हाउस मेड्स एंड सर्वेंट्स। दक्षिण भारत कितना आगे है देखो, हाउस मेड्स एंड सर्वेंट्स का वेज रेट में फिक्सेशन है, इसके ऊपर काम किया दक्षिण भारत में। अनऑर्गेनाइज्ड एरिया है, ऐसे हमारे बंगाल में तो बिल्कुल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिलिंक्ड MGNREGA, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये यूपीए सरकार का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था MGNREGA, जिसको हम लोग ऐसे बंगाली में हम लोग 100 दिनेर काज इस नाम से जानते हैं सर, आप लोग सुने हो? हाँ सर, गांव गांव में, शहर में भी, छोटे छोटे शहर में भी, गांव साइड में ज्यादा 100 डेज वर्क, हर किसी को 100 दिन का काम मिलेगा और यूनिफॉर्म वेज रेट पहले 100 डिसाइड किया। हाँ बोलो सर। जी सर सुने। सुने हो, ठीक है। इसमें ये कांग्रेस का मनमोहन सिंह का प्रोजेक्ट था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ये सोचा था उस टाइम पे, यूपीए गवर्नमेंट ने, और सबको कम से कम 100 डेज जॉब देना है और 100 दिनों में 100 करके कमाने का कम से कम एक स्कीम सभी के लिए बनाया गया था। गांव गांव में पुकुर, मतलब बेसिकली तालाब वगैरह, रोड बनाने का काम, गांव का रोड, ये सब में काम दिया गया। नॉट जस्ट गांव का रोड, PWD रोड, ठीक है, बहुत सारे रोड, स्टेट हाईवेज, ये सभी चीजों में लोगों को काम पे लिया गया। सो wage rate that were initially aligned with respective states minimum wages were now fixed at a minimum wage rate of 100 under the scheme. So actually MGNREGA में जो 100 का रेट था, इसके साथ मिनिमम वेज रेट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। On 12th August, the Andhra Pradesh wrote on the Ministry of Rural Development that workers under MGNREGA scheme are being paid less than the minimum wage rate. ठीक है, 12 अगस्त को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई कम से कम मिनिमम वेज तो दे दो, एंड दिस कुड अट्रैक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देयर वाज नो रिस्पांस टू दिस, ठीक है। मतलब ये तो नियम का उल्लंघन है कि आप तो मिनिमम वेज से भी कम दे रहे हो, ये तो गलत बात है। पर लोगों को लगा 100 दिन 100% करके काम मिल रहा है तो कितना बढ़िया मिल रहा है, लेकिन ये वेज रेट मतलब मिनिमम वेज रेट के जो प्रोविजन है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा था। On 10th July, the Labour Department responded to the notification of wage rate in MGNREGA scheme as against the minimum wage rate. Minimum Wages Act 1948 guarantees minimum wage to workers, and there cannot be a wage rate less than the minimum wage rate in any circumstances. कुछ भी हो जाए, मिनिमम वेज रेट के नीचे आप वेज रेट नहीं नीचे ला सकते। 2010 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सेज दैट any payment including that under the MGNREGA scheme below minimum wage rate is unconstitutional. देखो सर, साउथ से कितना सारा ओरिजिनल बात चल रहा है, ये सब ओरिजिनल गवर्नमेंट गवर्नेंस है सर, मतलब सीरियसली कुछ जागरूक बात चल रहा है ना, ये सब ओरिजिनल बात है जो उठाना चाहिए। मैं तो कभी भी वेस्ट बंगाल से किसी की गवर्नमेंट को
किसी ओरिजिनल रीजन में बात उठाने का देखता ही नहीं हूँ, बहुत रेयर बेकार का बात उठाते हैं जिसका कोई बेमतलब का जस्ट अपोज करने के लिए, बट ओरिजिनल रीजन में बहुत रेयरली मैं देखता हूँ कि कुछ मेजर उठाया है। As per Karnataka High Court interim order, MG Energy wage rates are to be aligned with the minimum wage rate of the states. National Human Rights Commission convened a zonal workshop on fixation, revisions and enforcement of minimum wage rate in brick kiln industry. 2012 में मजदूर किसान संगठन urged Supreme Court to withdraw the SLP to the PM to rediscuss Karnataka High Court and Andhra Pradesh High Court judgment. Supreme Court asked the central government to consider prospective state minimum wages to bring parity between them. ठीक है, मतलब एक बैलेंस बना के हर काम को करना चाहिए जो हमेशा मेंटेन नहीं होता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मैटर। द लेबर डिपार्टमेंट डिसाइड टू मेक रिवीजन इन मिनिमम वेज रेट मैंडेटरी विद इन 3 years। 2015 में फ्रॉम 1 जुलाई 2015 द नेशनल फ्लोर लेवल ऑफ मिनिमम वेज वाज रेज्ड 160 पर डे, जो कि 100 था उसको 160 किया गया। ये लेटेस्ट मतलब ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट में 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मेजोरिटी गवर्नमेंट बना 160 में इसको अपग्रेड किया गया मिनिमम फ्लोर रेट। ऑन 1 सितंबर 2015 लेबर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स extended their support to one day nationwide general strike called by central trade unions CTUs. Later than Sri Bandaru Dattatreya, the Minister of State for Labor and Employment, elaborated on the initiative and continuing efforts of government to address the issues and concern the trade unions for the welfare of workers. If the norms are implemented, then the minimum wage would be not less than 273 per day, which is currently 160 per day. मतलब प्रॉपर वे में देखा जाए तो ये 273 पर डे होना चाहिए, जो फ्लोर रेट को 160 अभी के हिसाब से दिखाया जा रहा है, जो स्ट्राइक का मेन पर्पस था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये वेज रेट को लेके 1942-43 से बात चल रहा है और मैंने आपको 2015 तक का पूरा कहानी बताया भारत का। 48 में एक्ट पास हुआ है। आई होप कि आपको पूरा इतिहास समझने में सुविधा हुआ होगा और जो आपको इस एक्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म दोनों देगा। आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं सर। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फिक्सिंग वेज रेट, टाइम वेज। आप लोग लेबर कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, सभी कोई पढ़ते होंगे, स्पेशली सीए में तो करते ही हैं, सीए भी करते हैं। सीएस में ग्रुप 2 में अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एरिया है उसमें लेबर कॉस्टिंग है। जो लोग ग्रुप 2 के लिए पढ़ाई करते हो मैम के पास जरूर ये सब करते होंगे लेबर कॉस्टिंग। वहाँ पर आपको लेबर का कॉस्टिंग सिखाया जाता है, टाइम वेज, पीस वेज, गारंटेड टाइम, ओवर टाइम वेज, ये सब सिखाया जाता है। क्या रे मैं सही बोला ना? लेबर कॉस्टिंग जो लोग पढ़े होंगे मैम के पास प्लीज टेल मी सर। अरे ये सब कैलकुलेशन सीखते होंगे कि नहीं सीखते होंगे कॉस्टिंग में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? हाँ सर। हाँ सर, चलो सर। While fixing hours for a normal working day, as per the act should make sure the following: the number of hours that are to be fixed for a normal working day should have one or more intervals breaks included. At least one day off from an interweek should be given to the employee for rest. ये तो मैं आपको फैक्ट्रीज एक्ट में भी बताया था। Payment for the day decided to be given for rest should be paid at a rate not less than the overtime rate. ठीक है? If an employee is involved in work that categorizes his service in 2 or more scheduled employments, the employee's wage will include respective wage rate of all work from the number of hours dedicated at each task. It is mandatory for the employer to maintain records of all employees' work, wage and receipts, and appropriate government will define and assign the task of inspection and appoint inspector for the same. सब कुछ सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखभाल करने के लिए प्रॉपर ऑडिट वगैरह भी होना चाहिए। Now, fixing and revisions of minimum wage. The Minimum Wages Act 1948 generally specifies minimum wage rate on per day basis and extends to the entire country and is revised with a period of not less than 5 years. 5 साल छोड़ के आपको रिवाइज करना पड़ेगा। However, there is a provisions to increase dearness allowance every 2 years. DA को हर 2 साल बाद increase करो because वो inflation के साथ connected है। The norm is fixing and revisions of minimum wages were first recommended by ILC, Indian Labour Commissions, 1957 में। Revisions of minimum wage rate is based on cost of living index. जो भी करोगे as per cost of living के हिसाब से देखो, ठीक है? And wages can be fixed for an entire state, part of the state, class or classes and employment pertaining to these categories.
The fixation of wage is based on the norms mentioned and wage board. ठीक है, different for different industry. अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग वेज रेट है सर, बिकॉज काम करने का स्किल, खतरा, डेंजर अलग होता है. ठीक है. Under minimum wage rate act, central state government have the power to fix and revise minimum wages. The act specifies that the appropriate government should fix the wages. That is, if the wages to be fixed are in relation to any authority of central government or railway administration, then the central government fixes it. However, if the wage rate is fixed or revised for a scheduled employment, the respective state government fix it. The center fix the national floor level minimum wage that is lower than most states' respective minimum wages. The ambiguity and overlap in the jurisdiction of both these tiers of government have caused debates and controversies. मतलब सेंट्रल का फॉलो करे कि स्टेट का फॉलो करे, इसको लेके काफी डिबेट है. One of such debate revolves around fixing wage rate of NGNREGA scheme and employment guarantee initiative by central government. ये डिबेट काफी बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था. As per section 5 of Minimum Wages Act 1948, there are two ways of fixing and revising minimum wages. Minimum wages को फिक्स करने का दो उपाय बताया गया है सेक्शन 5 के हिसाब से. एक है कमिटी मेथड और एक है नोटिफिकेशन मेथड. In committee method, committee and subcommittees are set up to make recommendations or create inquiries. And notification method में the government publish proposals and official date in the official gazette. All advice and recommendation from various committee and subcommittee as well as representations are collected before the specified official date, and the government then proceed to fix revised minimum wages. ठीक है सर. तो दो उपाय अपनाया जाता है. तो बेसिक चर्चा है और एक कंप्लीट ओवरव्यू है. एक्सक्लूजन, वर्कर्स, wages to be disabled people and those payable to a dependent family member of the employer. Industries, unscheduled industries are generally excluded for every revision of minimum wages. Second, sir. मतलब वेजेस एक्ट के क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी का ज्वाइनिंग प्रॉब्लम है यही का. तो बेसिकली अगर कोई डिसेबल वर्कर है, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसेबल है, इनके केस में ये एक्ट प्रॉपर्ली लागू नहीं होता. एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड या अनशेड्यूल्ड इंडस्ट्री है एज पर गवर्नमेंट, उनको भी इसके बाहर रखा गया. Enforcement, the central government is the proper authority for enforcement of the act. Scheduled payment is carried under the railway administration, mines, oil field, major port and corporation established by central act. Chief Labour Commissioner is charged under central level, at state level officers in industrial relation are charged for enforcement act and other labor laws. Sir, offences and penalties का भी एरिया है इसमें. Violation of the act in regards to minimum wages, working hours and other comes under acts of an offence. And there is a penalties of 6 months imprisonment and fine of 500. अगर पेमेंट प्रॉपर्ली नहीं होता तो 6 महीने का जेल और 500 टका फाइन अंडर सेक्शन 22. Any agreement whereby an employee reduces his right under this act shall be null and void. ठीक है, जो एम्प्लॉई मतलब अगर किसी भी तरह का एग्रीमेंट whereby an employee reduces his right, अगर एम्प्लॉय का राइट को कम किया जाता है, वो एग्रीमेंट void है या null माना जाएगा. मतलब वो बेसिकली कोई एग्रीमेंट है ही नहीं. प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस, the process of compliance, मतलब compliance के बारे में, the appropriate government can appoint a labor commissioner. आपको एक proper labor commissioner appoint करना पड़ेगा. Commissioner for workmen compensation or officer with experience as a judge or stipendiary magistrate or an officer that is at least above the rank of labor commissioner. If an individual feels that he or she is being paid less than the minimum wages prescribed for his region or sector or occupation, मतलब magistrate region में, ठीक है, अगर किसी को भी लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है और इज नॉट पेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कंप्लेंट कैन बी मेड टू द अपॉइंटेड अथॉरिटी. तो फिर वो जो लेबर कमिश्नर्स है उनको कंप्लेंट करके उनका पूरा का पूरा जो हक है वो उनको देना पड़ेगा. ये सिस्टम नॉर्मली गवर्नमेंट लेवल में है. मिनिमम वेजेस का जो रेट है सर, इसके बारे में आपको एक पूरा टेबल है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ. अक्रॉस स्टेट्स, all states specify different minimum wages for different occupations and skill levels with those occupations. The table below briefly, if the states account for variable dearness allowance that linked and fixed according to average consumer price index for industrial workers, the range of minimum wages and these wages were last updated and revised. The period with the minimum wages are revised in different for different states. Some states revise their respective minimum wages rate every 6 months while some do so in 5 years. कोई 6 महीने में करता है तो कोई 5 साल में एक बार करते हैं.
डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट टू स्टेट। फेडरल सिस्टम है तो ये सिस्टम चलता है। अगर आप यहाँ पर वीडियो देखो, मतलब डियरनेस अलाउंस, ठीक है सर, वेज नहीं, डियरनेस अलाउंस जो आपको इन्फ्लेशन के साथ लड़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ए बी सी जो है ये सिटी वाइज है सर, ठीक है। एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ए बी सी एरिया में कौन से एरिया कैसे कैसे आता है, विच इज ए एरिया, विच इज बी एरिया, विच इज सी एरिया, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा एक बार देख ही लो, आइडिया ले लो। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? एरिया ए के अंदर मेनली बिग सिटीज है सर, बिग सिटीज, मेट्रो सिटीज, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, नागपुर, पुणे, ओके। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सिकंदराबाद, ठीक है सर। ये एक्चुअली ए कैटेगरी एरिया में आता है। हेलो, दिखाई दिया आप लोगों को? प्लीज टेल मी। हाँ सर। बी में टीयर 2 सिटीज बेसिकली आगरा, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, 10 लाख से कम का पॉपुलेशन वाले शहर ज्यादातर केस में, इंदौर, जबलपुर, थोड़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब शहर का लिस्ट क्या सुनाओ आपको। और फिर आपको सी कैटेगरी में मिलेगा, आई थिंक सी था यहाँ पर क्या, बी, या नहीं दिख रहा है, मतलब बाकी जो भी शहर होगा वो सी में आएगा, ठीक है। बी छोड़ के, ए बी छोड़ के बाकी जो भी आएगा वो सी में आएगा, बस यही कॉमन सेंस लगा लेना। तो मेनली 3 एरिया यहाँ पर स्पेसिफाई करता है, और 3 एरिया के हिसाब से अगर आप एक अनस्किल्ड हो तो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे का, अगर आप अनस्किल्ड हो तो 74, बड़े शहरों में का बात कर रहा हूँ। सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइजर हो तो 81, स्किल्ड क्लरिकल हो 88, हाईली स्किल्ड है तो 97 पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। सिमिलरली बी एंड सी के लिए भी रेट स्पेसिफाई किया है। ये जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इंक्लूडिंग द बेसिक रेट्स एंड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1/10/2020 टू द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एग्रीकल्चरल शैल बी अंडर। एग्रीकल्चरल लेवल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बताया गया है। वेरिएबल डियरनेस अलाउंस एंड बेसिक रेट्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 फॉर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एम्प्लॉयमेंट इन जिप्सम माइंस। जिप्सम जानते हो ना, चिप्स जहाँ से घर वगैरह बनता है, जिप्सम माइंस, बेराइट्स माइंस, बॉक्साइट माइंस, मैंगनीज माइंस, चाइना क्ले माइंस, काइनाइट माइंस, कॉपर माइंस, क्ले माइंस, मैग्नेसाइट माइंस, व्हाइट क्ले माइंस, स्टोन माइंस, टिटाइट माइंस, ठीक है, इंक्लूडिंग द माइंस प्रोड्यूसिंग सोप स्टोर्स एंड talc ochre mines, asbestos mines, fire clay mines, chromite mines, quartzite mines, quartz mines, silica, graphite, feldspar, dolomite, red oxide, wolfram, granite mines, rock phosphate, marble, calcite, uranium, mica, lignite, gravel, slate, magnetite, बेसिकली पत्थर, कोयला, ठीक है, अलग अलग क्या बोलूँ सर इसको, मिनरल्स, ये सब चीज़ों का माइंस है, यहाँ पर पूरा मेंशन करके दिया। रेट्स ऑफ वीडीए, वीडीए मतलब वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। लेकिन आप देख सकते हो फॉर वर्क अबव अनस्किल्ड, मतलब जो लोग बिलो ग्राउंड में होते हैं, मतलब अगर आप माइंस में काम करते हो, बट ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा। अनस्किल्ड के लिए 77, सेमी स्किल्ड के लिए 97, स्किल्ड के लिए 116, हाई स्किल्ड के लिए 135, इस तरह से। अब आगे देखो, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस शोइंग द बेसिक रेट्स एंड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, एकदम लेटेस्ट डेटा आपको मैं बता रहा हूँ। कैटेगरी ऑफ वर्कर, रेट्स ऑफ वेजेस इंक्लूडिंग वीडीए इन रुपीज पर डे फॉर वर्क अबव ग्राउंड एंड फॉर वर्क बिलो ग्राउंड, मतलब माइंस में काम करने का और माइंस मतलब नॉर्मल ऊपर में काम करने का, ठीक है, अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड। अगर अनस्किल्ड है पर डे का हिसाब से 350 + 77, 427 रिसेंट है।
सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड 437 प्लस 97 534, स्किल्ड क्लरिकल मतलब ये VDA और नॉर्मल वेज 523 116 639 पर डे, हाईली स्किल्ड है तो पर डे के हिसाब से 745, ठीक है। बिलो ग्राउंड में जो लोग हैं 534 अनस्किल्ड, 5 सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सुपरवाइजर 639, स्किल्ड क्लरिकल 745, हाईली स्किल्ड 832 पर डे के हिसाब से। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है वेज रेट का, ओके। इस तरह से वेरिएबल डियरनेस अलाउंस एंड बेसिक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2020, इसमें कौन कौन आ जाता है आप देख सकते हो। जो लोग मेनली बिल्डिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग लेइंग डाउन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ओवरसीज कम्युनिकेशंस केबल, सिमिलर अदर अंडरग्राउंड केबल वर्क, इलेक्ट्रिक लाइंस, वाटर सप्लाई लाइंस, वेरेज पाइपलाइंस, ऐसे जगह में काम करते हैं, ठीक है। इनका भी आपको रेट दिखेगा। VDA का रेट भी दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल डोमेस्टिक डियरनेस अलाउंस का रेट अलग से दिया हुआ है और उसके साथ आपको नीचे जॉइंट में, ठीक है। मस्ट गो थ्रू सर, एक बार ये रीड करना ये और क्या बार बार सुनाओ आपको। तो यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जो वर्कर लेवल है किस काइंड ऑफ एरिया में कैसा वेरिएबल डोमेस्टिक अलाउंसेस और वेज रेट का एरिया आपको यहाँ पर देगा। तो प्लीज मैं आपको नोट शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज घर में बैठे बैठे एक बार इसको गो थ्रू जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लेटेस्ट जो 1 अक्टूबर से बना है उसका डेटा आपको मिलेगा। ये सब ज्यादा से ज्यादा सब डेटा ही दिया हुआ है आगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्या क्या एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ इश्यूज भी हैं, ठीक है। इश्यूज इन द सेंस जैसे कि 42% ऑफ ऑल वेज अर्नर्स इन इंडिया रिसीव वेजेस बिलो नेशनल मिनिमम वेज फ्लो रेट, ये सब इश्यूज हैं, मतलब रियल कॉन्सेप्ट है। द डेटा यूज्ड फॉर दी स्टैटिस्टिक्स includes half of the casual laborers, 1/4 of those salaried. Female workers and those in rural areas are more likely to be paid below minimum wage. Those who are illiterate or have no mid-level educations are most likely to be paid below minimum wage. For salaried workers, if they are employed in agriculture, it is more likely that they are paid higher than the minimum wage. Whereas casual workers in construction and unionized workers in production or manufacturing are likely to receive wages at minimum wage rate. In sum, the minimum implementation and enforcement of minimum wage is dismal and marginalized groups and communities suffer the most. The government has announced that many amendments are underway to improve enforcement, such as penal action against violation, mandatory revision of minimum wages every year. ये सब चीजों को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने वादा किया कि ये सब धीरे धीरे इंप्रूव करेगा, जैसे कुछ किया है, कुछ अभी भी बाकी है, तो ये सब अभी बहुत काम बाकी है सर देश में, ठीक है। तो ये नोट मैं आपको शेयर करूंगा, आप लोग कुछ इश्यूज यहाँ पर है, प्लीज एक बार मस्ट गो थ्रू सर, हाँ, जो करेंट प्रॉब्लम है। एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ MGNREGA एंड मिनिमम वेजेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो उसका कन्फ्लिक्ट का डिटेल्स यहाँ पर डिस्कशन है। फेमस नोबेल लॉरेट जीन रीव्स, जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ एक साथ नोबेल कॉज में काम किया था, इकोनॉमिक्स में जिनको नोबेल मिला था, इन्होंने भी इनके ऊपर काम किया है, मस्ट गो थ्रू। प्रणब मुखर्जी का भी यहाँ पर कुछ पॉइंट है, कुछ डिबेट है, ठीक है, आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप मोटा मोटी ये नीचे का जो एरिया मैंने दिया, इसमें आपको लेटेस्ट जो भी सिचुएशंस है करंट वेजेस लेवल में, उसका एक आइडिया आपको लगेगा कि वर्तमान भारत में वेजेस को लेके क्या सिचुएशंस है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, सैलरी एरिया में क्या हालत है। आप एक बार मस्ट गो थ्रू सर, समझ में नहीं आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर बोलिए। डिबेट एंड इश्यूज जो मैंने आपको अभी बताया नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार जरूर बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में ये इश्यूज और डिबेट करके आपको किसी दूसरे लॉ में लेके जाऊंगा, और मैं एक कंप्लीट मैथ आपको शेयर करता हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, आप वो भी घर में जरूर देखें, ठीक है सर। आज इतना ही है, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर करें सर। एनी क्वेरीज सर, बोलो। इनकी थोड़ा वेट करना, हाँ 2 मिनट, बाकी सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर सभी को, कोई डाउट है, समझ में आया, जो भी है बोलो। तथा, शुभश्री, स्नेहेश, संपद, नील, हाँ सर। बस एक बार गो थ्रू कर लो। CS के मैथ में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, हल्का ही दिया हुआ है, आप मैथ को भी एक बार गो थ्रू कर लो, लेकिन मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया। CMA में थोड़ा डिटेल से ज़्यादा आप जरूर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़े, ठीक है। ओके सर, चलो फिर बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। ओके सर, टाटा सर, टाटा। बाय। सर ओके सर, टाटा। বলছিলাম স্যার
হ্যাঁ, বল। আপনি কি স্যালারি